इंटीरियर डिजाइन फील्ड में आना है, फिर भले ही तुम लोग किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, बी इट हाउसवाइफ, सिविल इंजीनियर, आर्टिस्ट या डिजिटल मार्केटर या कुछ भी, इस फील्ड में आना है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तुम क्रिएटिव हो, तो बिल्कुल आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा करेंगे अगर आपने यह वीडियो एंड तक जरूर देख ली तो। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कोई भी फील्ड को स्विच करके अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में आते हैं तो आपको किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और फिर बिना डिजाइन डिग्री के, बिना डिजाइन कॉलेज के, जो कि जरूरत नहीं है डिजाइनर बनने के लिए, इनके बिना आप कैसे काम कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना। हो सकता है ये काफी लॉन्ग हो जाए, लेकिन डिटेल्ड है, इंफॉर्मेटिव है और सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए राधा रानी का नाम लेके शुरू करते हैं। राधे राधे। तो ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट में कवर होगी सिंगल वीडियो में। पहले पार्ट में ये होगा कि फील्ड को स्विच करते वक्त क्या क्या समझना जरूरी है। उसके बाद हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें ये होगा कि स्टेप बाय स्टेप रोड मैप होगा कि बिना डिजाइन डिग्री के भी तुम इंटीरियर डिजाइन का काम कैसे कर सकते हो, सक्सेसफुल कैसे बिजनेस अपना रन कर सकते हो, क्या क्या चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है, स्टेप बाय स्टेप के अंदर हम समझेंगे। ठीक है, देखो भाई लोग, इंटीरियर डिजाइन क्रिएटिव और टेक्निकल दोनों फील्ड है। जहां पे तुम लोगों को दोनों का मिक्स समझ में आ गया ना, तो वहां पे तुम लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। समझ में आई बात? अगर तुम में से अभी तक भी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, पेन पेपर लेके नहीं बैठे, तो अभी के इस वीडियो को पॉज करो और पेन और पेपर लेके बैठो, क्योंकि मैं इसमें डिटेल्ड चीजें बताने वाली हूँ, इन्फॉर्मेटिव बताने वाली हूँ, बहुत ही सरल भाषा में बताने वाली हूँ। मेरी सारी वीडियोज ही हिंदी में होगी। ठीक है, तो पेन और पेपर लेके बैठो और मैं तब तक पानी पी लेती हूँ, और आप लोग भी तब तक पेन पेपर लेके बैठ जाओ। कितनी बार बोल दिया मैंने ये एक ही चीज एक लाइन में। पानी खत्म हो गया और अब मेरे को उठने में आलस आ रहा है, तो मैं नहीं उठ रही। लेकिन आप लोग अपना पेन और पेपर लेके अगर बैठ गए हो तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इंटीरियर डिजाइन में आने के लिए सबसे पहली चीज जो तुम लोगों को ध्यान में रखनी है, वो मैं नेचर की बात करूंगी। जो तुम्हारे अंदर है वो है एक तो भाई गुस्से पे कंट्रोल। ठीक है, एकदम गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए अगर तुम्हें इस फील्ड में आना है तो। और पेशेंस तो भैया फूट फूट के भरा हुआ रहना चाहिए तुम्हें। और अगर तुम में ये दोनों चीज की कमी है ना, तो ये फील्ड सिखा ही देगी तुम लोगों को हर कदम पे, पल पल में। हर किसी से जब तुम मिलोगे ना, तुम्हें भले ही गुस्सा आए, भले ही पेशेंस का टेस्ट हो तुम्हारा, लेकिन तुम्हें कंट्रोल करना वहां पे जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम्हारी ये दोनों चीज लैग कर गई तब तो हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, काम तमाम ये मैं बोलूँगी। तो तुम्हें इस फील्ड में आने के लिए गुस्से पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पेशेंस फूट फूट के भरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये फील्ड हमें आगे से आगे सिखा ही देती है। मेरे गुस्से पे भी इस फील्ड ने कंट्रोल करना सिखाया है, और पेशेंस जो पहले से था लेकिन बीच में नहीं था, तो अब तो ऐसा पेशेंस जो है मेरे में, वो मैं क्या ही बताऊं। तो इस फील्ड ने मुझे दोनों चीज़ें बहुत ही बखूबी सिखाई है। तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ पेशेंस और गुस्सा, इन दोनों पे अपना काम करना ज़रूर। ये मैं शुरू में ही इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम लोग वो गलतियाँ ना करो जो मैंने करी है, जो बाकी डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो कर जाते हैं। पेशेंस नहीं रखते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, और रिजल्ट अगर जल्दी भी मिल गया उनको तो भी वो इतना ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनका काम फिर बेकार हो जाता है। नहीं, सब्र रखना है और डाउन टू अर्थ रहना है, आराम से हमें काम करना है। ठीक है, गुस्से पे हमें कंट्रोल करना है। भले ही क्लाइंट कितने भी चेंजेस कराए, कुछ भी कराए, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। ठीक है, तो आगे अब बढ़ते हैं। अब मैं पार्ट 1 को कवर करने वाली हूँ कि तुम्हें स्विच करके इस फील्ड में आयो तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो, जब भी कोई अपनी पुरानी फील्ड को छोड़ के किसी क्रिएटिव फील्ड में आता है, पुरानी फील्ड यानी हाउसवाइफ, सिविल इंजीनियर, आर्टिस्ट या कुछ भी, साइंस का स्टूडेंट समझ लो, तो वो तो क्रिएटिव नहीं था। क्रिएटिव तो ये फील्ड है। तो आपको इसमें आने के लिए अपना माइंडसेट क्लियर रखना ज़रूरी है। मैं पहले ही बता देती हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव, एस्थेटिक्स, प्लानिंग का कॉम्बो है। तो अब शुरू करते हैं वो कुछ स्टेप्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये पार्ट 1 है। देखो, मैं मानती हूँ कि तुम्हें डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तभी तुम लोग इस फील्ड में आए हो, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पेशेंस जरूरी है। ये वही चीज़ है जो मैंने सबसे पहले बात करी थी, गुस्सा और पेशेंस। ठीक है, देखो डिजाइनिंग, क्या हो रहा है, ये जीभ क्यों लड़खड़ा रही है? मेरे को मेरी स्पीड थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलती हूँ, है ना। देखो, डिजाइनिंग एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। तुम्हें हर चीज को समझने में टाइम लगेगा। फिर भले ही वो स्पेस प्लानिंग हो, कलर बैलेंस हो, मटेरियल सिलेक्शन हो, लाइटिंग हो या फर्नीचर अरेंजमेंट हो,
पहले जो 3 से 6 महीने है ना, या तुम 1 साल ले लो, उसको सीखने और ऑब्जर्व करने में रख लो। एकदम भूल ही जाओ कि तुम्हें कुछ आएगा भी। पहले 3 to 6 months या फिर 1 साल में तुम्हें सब कुछ आ जाएगा, भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। तुम्हें जस्ट ऑब्जर्व करना है, तुम्हें बस सीखना है, ठीक है, और बिना पैसों के लालच के। देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल सी टिप देती हूँ। हर डिज़ाइन करते वक्त ये सोचो कि ये स्पेस तुम्हें क्यों पसंद आया, ठीक है। मतलब अगर तुम क्लाइंट का भी प्रोजेक्ट लेते हो, तुम्हारे पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तुम यूं मान लो कि तुम अपने रूम में ही बैठे हो, तो तुम्हें वो रूम क्यों पसंद है? ऐसी क्या चीज़ है वो रूम में जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है? और वो फंक्शनल भी है, तो वो एस्थेटिकली भी कितना अच्छा लग रहा है। मतलब इस तरीके से तुम अपना काम समझ के तुम हर काम करोगे, तुम इतना ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, कमियां निकालोगे, फिर उसको सुधारोगे, हर चीज़ करोगे ना, तो तुम्हारा डिज़ाइन सेंस खुद डेवलप होगा। सेकंड थिंग, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। देखो, डिजाइनर की जो आंखें होती है ना, वो एकदम ट्रेंड होती है। तुम अपने आसपास देखो, तुम ऑब्जर्व करो, रेस्टोरेंट्स जाओ, रेस्टोरेंट्स जाते हो, कैफेज जाते हो, होटल्स जाते हो, तुम देखो अपने आसपास। तुम इवन अपना खुद का घर, जिस रूम में तुम बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, तुम वो देखो कि मेरे घर की लाइटिंग कहाँ परफेक्ट लग रही है, कहाँ मिसमैच फर्नीचर लग रहा है, कहाँ पे वॉल ज्यादा डार्क है, कहाँ पे लाइट है। अगर मेरी वार्डरोब है, मेरी रूम की कितनी अच्छी लग रही है, फंक्शनली भी, एस्थेटिकली भी, तो वो क्यों मुझे अच्छी लग रही है, ये डिजाइन में कहाँ पे अपने काम में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ जिसका मुझे फायदा हुआ है। तो इस तरीके से तुम ऑब्जर्व करोगे अपने ही आसपास की जगह पे, तो तुम्हें ही फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, ये तुम्हारा नेचुरल लर्निंग टूल है। तुम भले ही बाहर निकल रहे हो, तुम अपने दोस्त के घर पे जा रहे हो, रिश्तेदार के घर पे जा रहे हो, तुम ऑब्जर्व करो कि वाह कितनी अच्छी सीलिंग है, तुम उसकी फोटो क्लिक कर लो। तुम होटल्स जा रहे हो, रेस्टोरेंट्स जा रहे हो, आजकल के कैफेज में कितनी प्यारी प्यारी हैंगिंग लाइट्स लगी होती है। मेरी आदत है मेरी फोटो खींचने की। मैं जहां भी जाती हूँ, मैं छू के देखती हूँ, इवन वॉल्स को छू के देखती हूँ, मैं उनकी फोटोज ले लेती हूँ। मैं हैंगिंग लाइट्स जो होती है, मैं उनकी फोटोज ले लेती हूँ। मुझे कोई भी कुछ भी चीज़ जहाँ पे पसंद आती है ना, तो मैं उनकी फोटोज ले लेती हूँ, और वो डिज़ाइन इंप्लीमेंट हो सकती है अपने प्रोजेक्ट में हर जगह पे जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे इस थीम के अकॉर्डिंग ये लाइट सही लग रही है। तो इस तरीके से तुम लुकआउट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। यही एक तुम्हारा टूल बनेगा लर्निंग का। मैं बता रही हूँ, डिग्री से ज्यादा ये हेल्प करता है। कॉलेज में अगर जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तुम लोग अगर कॉलेज में भी पढ़े होंगे, आई डोंट थिंक कि तुम्हारे कॉलेज का पढ़ाया हुआ इतना तुम्हें यहाँ पे काम आ रहा होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मतलब अच्छी चीज़ है कि अगर यहाँ पे किसी के कॉलेज में काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप के टाइम पे अच्छा हुआ है, या प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी मिली है, हर चीज़ हुआ है। मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था, तो हमने जॉब कर करके इवन खुद से सब कुछ सीखा है। ज़्यादातर इवन सॉफ्टवेयर भी यूट्यूब से सीखे हैं, कोई कॉलेज में सिखाने वाले नहीं थे इतने। तो वही वाली चीज़ है कि जितना तुम प्रैक्टिकल नॉलेज ले सको, जितना तुम ऑब्जर्व कर सको ना, करो मेरी जान। कम्युनिकेशन और इमेजिनेशन दोनों चाहिए। क्लाइंट्स हर बार डिज़ाइन नहीं समझ पाते, उनके दिमाग में जो इमेज चल रही है उसको समझ के और अपने ड्राइंग्स एंड विजुअल्स से तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको कि तुम क्या दे रहे हो, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, तुमने क्या दिया है, क्या क्या सही रहेगा, क्या क्या गलत रहेगा। हर चीज़ तुम्हें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो समझ के, जो भी वो इमेज चाहते हैं वो समझ के। और जो भी इमेजिनेशन है वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखनी है, ताकि तुम जब भी प्लान बनाओ या एलिवेशन बनाओ तो तुम्हें विजुलाइज हो जाए कि अगर मैं ये स्पेस 3D में बनाऊंगा या अगर ये साइट पे जाएगा तो ये कैसा लगेगा। तो ये जो विजुलाइजेशन पावर है, जो ऑब्जर्वेशन पावर है, ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखनी है कम्युनिकेशन के साथ साथ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखो। यहाँ पे जो भी साइट चलेगी तुम्हारी, ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ इशू आएगा ही, भगवान करे ना आए, लेकिन कोई ऐसी साइट नहीं होती जहाँ पे इशू आए। और यही चीज़ हमें सिखाती है कि हमें उस इशू को कैसे सही करना है, ठीक है। तो जो भी साइट का इशू आए, फिर भले ही सीलिंग, भले ही लाइट का इशू आए, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल का, सीलिंग का, कुछ भी इशू आए, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो इशू कैसे सॉल्व होगा। और तुम्हारे साथ के जो अगर उनको पता है तो तुम ध्यान से सुनोगे, तुम ऑब्जर्व करोगे, और जितना तुम क्लाइंट को ऐसे सॉल्यूशन बताओगे ना, उनका ट्रस्ट तुम पे उतना ज़्यादा बढ़ेगा कि ये हर चीज़ सॉल्व कर लेता है, इसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या काम है, कितना, मतलब आंखें बंद करके वो तुम पे ट्रस्ट करें, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम में अपना एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइंट हैंडलिंग एंड प्रोफेशनलिज्म। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सिर्फ डिज़ाइनिंग फील्ड नहीं है, ड्राइंग फील्ड नहीं है, ये पीपल फील्ड है। क्लाइंट को समझना सीखो, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, ठीक है, और अपने जो आइडियाज़ है वो कॉन्फिडेंटली रखना सीखो। तुम पहले से ये सोच लोगे कि मेरे आइडिया जो है वो क्लाइंट मना कर देगा, फलाने, अरे करे तो करे, वो करेंगे मना, हम उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसे ही तो फिर हमारा एक यूनिक डिज़ाइन निकल के आएगा, और ऐसे ही तो हम सीखेंगे ना। तो पहले से ही नेगेटिव नहीं सोचने का मेरी जान।
अपने आइडिया जो है वो कॉन्फिडेंटली रखना सीखो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट इसलिए ही कभी कभी फिक्स नहीं हो पाता है, फ्रीज नहीं हो पाता है, हमारे साथ काम जो है वो नहीं हम कर पाते उनके साथ, सिर्फ इसी वजह से कि हमें उनको समझाने का तरीका नहीं आता। जो कॉन्फिडेंस जो हमें चाहिए वो उस टाइम पे जैसे क्लाइंट सामने आता है ना, उड़ जाता है सब कुछ। ये वही बात हुई कि एग्जाम से पहले जितना पढ़ा था तब आता था, क्वेश्चन पेपर देख के सब भूल गए, तो वो क्वेश्चन पेपर वो क्लाइंट ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहना है एकदम, कि यूं समझ लो क्लाइंट एकदम जीरो है, वो लेमैन है, उनको कुछ भी नहीं आता। अब जो मैं बोलूंगा वो उनको करना पड़ेगा, उनके हिसाब से सब ठीक है। हर चीज़ का तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए, उनको कन्विंस करने का तरीका तुम्हें आना चाहिए, और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। मतलब झूठ में भी कॉन्फिडेंट रहते हैं आजकल तो लोग जब बोलते हैं ना झूठ, उसमें भी इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो तुम लोग तो सच ही बोलोगे, उनके हिसाब से ही बोलोगे ना, जैसा उनका रिक्वायरमेंट है, उनके जैसा उनका फ़ायदा हो रहा है उसी हिसाब से बोलोगे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि तुम्हें पता है यार कि तुम सब सही बोल रहे हो, तुम्हारी डिज़ाइन एकदम सही है, हर चीज़ सही है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस फील्ड में, क्योंकि तुम भले कितने भी सही हो, तुम ऐसे सर ये वो हकला हुकलू के कैसे भी करके कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, और समझ नहीं आ रहा, कुछ भी बोले जा रहे हो, तो क्लाइंट को भी लगेगा इसको मतलब उनको लगेगा कि तुम सच भी बोल रहे हो ना, तो भी तुम हवा में बातें कर रहे हो। तो कॉन्फिडेंस एकदम पूरा रखो, और डेडलाइन और बजट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेडलाइन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा 6 महीने तुमने किसी प्रोजेक्ट को दिया, अगर तुमने सोचो 5 महीने में करके दे दिया, तो क्लाइंट कितना इंप्रेस हो जाएगा कि वाओ मैं 1 महीना बच गया, ठीक है। और बजट वाला जो चीज़ है ध्यान में रखना, हर एक हिसाब किताब तुम्हारे पास होना चाहिए एज अ डिज़ाइनर। फिर भले तुम कितने भी आदमी रख लो हिसाब किताब के लिए, लेकिन तुम्हें सब कुछ पता रहना चाहिए, कितना पैसा कहाँ जाता है, किसको तुम कितना देते हो, क्लाइंट कितना देता है, और पेमेंट टाइम पे आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो पहले ही लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड एग्रीमेंट साइन करवा लेना। अगर किसी को भी लीगल एग्रीमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेरे, जो कि काफ़ी डिज़ाइनर्स के पास ऑलरेडी हैं और काफ़ी महीनों से काम कर रहे हैं, उनका अच्छा भी चल रहा है, जो फीडबैक्स जो हैं वो मेरे इंस्टाग्राम हाईलाइट में मिल जाएंगे। अगर किसी को भी लीगल एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए ना, तो फिर कॉमेंट कर देना लीगल, या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर देना, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, इस पर DM कर देना, मैं तुम्हें लीगल एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स भेज दूंगी। वो पेड है पर तुम्हें ऑफर पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बिजनेस और फाइनेंस का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा क्या तुम्हें बहुत हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। अगर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कोटेशन बनाना, प्रॉफिट मार्जिन फिक्स करना, पेमेंट टाइमलाइन सेट करना, ये सब चीज़ें तुम लोगों को आनी चाहिए। अगर कोटेशन बनाना नहीं आता तो मैंने विनिंग कोटेशन का जो फॉर्मेट है वो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया है, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे DM में शेयर कर देना। परचेजिंग डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। 3 फेजेस में डिवाइडेड है, काफ़ी डिटेल्ड है, एक्सेल फाइल है, एडिटेबल है, अलॉन्ग विथ फार्मूलाज है। किसी को भी विनिंग कोटेशन फॉर्मेट चाहिए डिटेल्ड और रियल साइट का, तो आप लोग मुझे DM कर देना, मैं आपको भेज दूँगी परचेजिंग डिटेल्स, वो पेड है, यस, ऑफर पे आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। बिजनेस और फाइनेंस का थोड़ा नॉलेज होगा और ये सब चीज़ों का नॉलेज होगा ना, तो तुम्हारा काम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और तुम लॉस में नहीं जाओगे। अगर इसके लिए भी तुम्हें फाइनेंशियल एंड बजटिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कि हर चीज़ों का, हमारे फाइनेंस का एक एक चीज़ों का ट्रैक रखता है, और उसमें आई थिंक कुछ 7 से 8 है डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, एडिटेबल एंड डिटेल्ड है, तो वो भी आप लिख देना कमेंट सेक्शन में FAT फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, या FAD लिख देना, या फिर इंस्टाग्राम पे जो है DM कर देना मुझे FAT चाहिए, तो मैं फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगी ऑफर पे, परचेजिंग डिटेल्स आपको DM में शेयर कर दूंगी, वो आप ले लेना। कॉन्टिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए, यूँ नहीं कि अगर तुम्हें कोई चीज़ आ गई, 6 महीने में आई, 1 साल में आई, तो लेकिन फिर भी तुम लोग ये मत सोचना कि बस आ गई तो आ गई, यही फिक्स एंड, नो, नथिंग इज फिक्स एंड डिज़ाइन ट्रेंड्स रोज बदलते हैं, जस्ट लाइक फैशन। तो अगर तुम्हें पता है कि मटेरियल सिलेक्शन जो है, मटेरियल जो है ये यहीं पे ही लगेगा, नहीं, उसकी जगह और भी नए नए मटेरियल्स आ गए मार्केट में, वो तुम यूज़ कर सकते हो। जो कलर आज ट्रेंड में चल रहा है उसके अलावा भी और जो कलर्स है वो तुम उसको यूज़ कर सकते हो। जो कलर आज तुम्हारे काम आ रहा है वो 6 महीने बाद भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हें कॉन्टिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए। एग्जीबिशंस टाइम टू टाइम विजिट करो, देखो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें नई नई आई हैं। जयपुर में एग्जीबिशंस होते हैं, दिल्ली में होते रहते हैं, जगह जगह पे एग्जीबिशंस होते हैं, तो वो विजिट करो, ठीक है। अप टू डेट रहो ट्रेंड्स के साथ भी, डिज़ाइन ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तुम अगर इंटीरियर डिज़ाइनर हो तो ये सब चीज़ों पे तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आई, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि आज मार्केट में क्या नया आया है, हम क्या क्या कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज देख सकते हो, पिंटरेस्ट रिसर्च कर सकते हो, और सबसे बेस्ट तो ये है कि एग्जीबिशंस
जो डिज़ाइन एग्जीबिशंस होती रहती हैं, दिल्ली में होती है, जयपुर में होती है, जगह जगह पे होती है, तो वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो क्या क्या नया चीज़ आया है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगता है, वहीं से ट्रेंड्स का पता चलता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें तुम करो। तो ये जो 7 मेन चीज़ें थी सबसे ज़्यादा, ये चीज़ों पे तुम्हें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम किसी भी फील्ड से इस फील्ड में स्विच करते हो। तो ऐसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ तुम्हें, जाने कितनी, कि तुम्हें स्विच करके इस फील्ड में आना है तो और क्या क्या करना है, लेकिन मैंने फोकस किया है वो सारी चीज़ों पे जो सबसे ज़्यादा मेन है। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों पे तुम्हें सबसे ज़्यादा काम करना है, बाकी तो तुम आगे से आगे सीख जाओगे। और पूछना हो तो मेरे से वैसे कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, पूछ सकते हो कि मैम और क्या क्या चीज़ें हैं, या मैं बताती रहूँगी अपनी वीडियोज़ में। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना। अब चलो, अब चलते हैं पार्ट 2 पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप रोड मैप कि तुम बिना डिग्री के प्रैक्टिकल वे में कैसे नॉलेज इस फील्ड में गेन कर सकते हो, और भी चीज़ें इसमें आगे मैं बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 2। अब पहले तुम ब्रेक ले लो, पानी पी लो। ठीक है, ये इंटरवल है, पार्ट 1 के बाद इंटरवल पीरियड है। तुम्हें 2 मिनट दिए मैंने, 5 मिनट दिए। अब तुम ब्रेक ले लो, पानी पी लो, उसके बाद हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। ओके, और यस, इसके लिए भी बढ़िया तगड़ी तरीके से नोट्स बना लेना, और नहीं बनाए तो प्लीज बना लो नोट्स। मैं भी पानी पी लेती हूँ। अब तो मुझे बॉटल भरने जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी मैंने पानी नहीं पिया और अब मेरा गला जो है सूख गया है। उठना पड़ेगा यार, उठना ही तो मन नहीं करता उठने का, एक बार बैठ जाते हैं तो करते हैं। चलो तुम लोग भी पानी पियो, और मैं भी जाती हूँ, बॉटल भरती हूँ, पानी पीती हूँ, और फिर वापस मिलते हैं। राधे राधे, बाय बाय। तो आई होप आप सब ने ये इंटरवल छोटा सा था वो एंजॉय किया होगा, ब्रेक लिया होगा। तो अब चलते हैं पार्ट 2 पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी नोट्स बनाना है। सबसे पहले तो बेसिक्स सीखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट चीज़ है, तुम्हें हर चीज़ का बेसिक पता होना चाहिए। अब क्या क्या सीखना है बेसिक में, ये सुनो। स्पेस प्लानिंग, कौन सा फर्नीचर कहाँ फिट होता है, या फिर कलर थ्योरी, कौन सा कलर मूड क्रिएट करता है, मटीरियल्स एंड फिनिशेस, कुछ भी हो वो, लेमिनेट्स, वीनियर्स, पेंट, टाइल्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो वो तुम्हें पता होना चाहिए। मटेरियल्स एंड फिनिशेस, लाइटिंग बेसिक्स, एम्बिएंट लाइट, टास्क लाइट, रिसेस्ड लाइट, शैंडलियर्स, हैंगिंग लाइट्स, सब कुछ, कोव लाइट्स पता होना चाहिए। सब जितने भी लाइट्स होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, बैलेंस, रिदम, कॉन्ट्रास्ट एक्सेट्रा। ठीक, अब सुनो, अब तुम लोग कहाँ से सीख सकते हो। ऑफलाइन वर्कशॉप्स होती हैं, करते रहते हैं, 3D की भी करते हैं, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग की ऑनलाइन जो होती है क्लासेस वो भी होती है, वहाँ से तुम सीख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब से तुम लोग सीख सकते हो। जो प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं वो तुम इंटर्नशिप पे जब अप्लाई करोगे, इंटर्नशिप के टाइम पे तुम लोग सीख सकते। पिंटरेस्ट पे भी कुछ इमेजेस होती है इंटीरियर डिज़ाइनिंग की। अगर तुम यूँ मान लो इंटीरियर डिज़ाइन थ्योरी करके डालोगे, इंटीरियर डिज़ाइन एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ करके डालोगे ना, इंटीरियर डिज़ाइन गाइड करके कुछ भी, तो वहाँ पे इमेजेस आती हैं जिनमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, काफ़ी सारी चीज़ों के रिलेटेड। तो वो तुम सेव करो, अपने अलग सा फोल्डर बनाओ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम उसका प्रिंट आउट निकाल लो और अपने वॉल पे चिपका दो, और उनको डेली देखो, डेली गो थ्रू करो, लर्न करो। फिर वो भले ही कुछ भी चीज़ हो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, पिंटरेस्ट पे तुम्हें जो इमेजेस है वो थ्योरी वाली वो चीज़ें थोड़ी बहुत मिल जाएगी। रियल साइट ऑब्जर्वेशन करो। ठीक है, लोकल शोरूम्स जो हैं वो विजिट करो। इसमें मैं प्रो टिप देना चाहूँगी कि तुम हर दिन के 30 मिनट या 1 घंटा एटलीस्ट इस फील्ड को पसंद देना, तो इस फील्ड के लिए निकाल लो। तुम लोग यूट्यूब वीडियोस देखो, जो तुम यूडेमी या कोर्सेरा से कोर्सेज लोगे वो तुम देखो, उससे सीखो, नोट्स बनाओ, एक अपनी डिज़ाइन जर्नल बना लो। ठीक है, उसमें लिखो कि तुमने क्या क्या सीखा, क्या क्या चीज़ें हैं जो तुमने इम्प्लीमेंट करनी है। मतलब उसमें हर चीज़ लिख डालो, जो तुम्हें याद नहीं हो रही वो तुम उसमें लिखो। मतलब इस फील्ड में तो क्या है, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम सीख जाओगे। फिर भले वो स्टैंडर्ड डायमेंशंस हो, या फिर कलर वाला चीज़ हो, या फिर मटेरियल वाला चीज़ हो, कुछ भी हो ना, वो तुम प्रैक्टिस से तो सीख जाओगे। लेकिन स्टिल तुम्हें बेसिक्स तो थोड़े बहुत तो पता होना ही चाहिए कि भाई जो टास्क लाइटिंग होती है उसका मेन काम क्या होता है, जो कोव लाइटिंग होती है वो कहाँ लगती है, स्ट्रिप लाइट जो होती है वो कहाँ लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए, बेसिक्स। अब देखो स्टेप 2, ये जो स्टेप 2 है ना, ये इंटरेस्टिंग भी तुम्हें लगेगा, वो मैं बताती हूँ कैसे। कि
विदाउट क्लाइंट्स, ये तुम डिज़ाइन प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अब सोचोगे मीनल मैम क्या बोल रही है मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल रही। देखो विदाउट क्लाइंट्स जो है वो डिज़ाइन प्रैक्टिस स्टार्ट करो। तुम जिस रूम में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो ना, अपने रूम का लेआउट बनाओ। अब रूम का लेआउट बनाने का सिंपल तरीका क्या है, तुम ऐसे ऊपर बीच बीच में से देख के ऐसा लेआउट नहीं बनाओगे। तुम नीचे जो फ्लोर है, फ्लोर लेवल पे जितनी भी सारी ऐसे कॉर्नर्स आ रहे हैं, ऐसे लाइन खींच के मेजर कर करके बकायदा ऐसा पूरे रूम का लेआउट बनाओगे। सिर्फ इतना, यहाँ जहाँ पे तुम्हारा विंडो आ रहा है या स्लाइडिंग डोर आ रहा है या फिर जो 2 डोर्स आ रहे हैं, तो ये तुम बनाओ, ठीक है। 2-2 फीट के, 3-3 फीट के, 4-4 5-5 फीट के, जितने भी जो भी साइज है वो लिखो। और हर चीज़ तुम्हें मेजर करनी है। लाइक विंडो जो है वो फ्लोर से कितना ऊपर है। तुम पहले तो खाली एकदम लेआउट बनाओ, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारा जहां पे ये बेड है, तुम्हें वहां बेड वो प्लान में नहीं बनाना है, ठीक है। तुम कहीं और बनाओ। तुम्हारा मन करे तो तुम विंडो के सामने बेड बना दो, जो कि होता है। कई लोग नहीं बनाते विंडो के सामने बेड, लेकिन होता है। लाइक तुम्हारी सामने विंडो है, उसके जस्ट सामने ही बेड है। इस तरीके से बनाओ। मतलब तुम अपना लेआउट चेंज करो घर का। तुम्हारी वार्डरोब इधर है तो तुम वार्डरोब इधर बनाओ, अपने हिसाब से देखो। और फिर देखो कि कितना ज्यादा सर्कुलेशन स्पेस कम ज्यादा हो रहा है, क्या क्या चीजें जो मुझे इसमें कमी लग रही है। तुम्हें खुद को देख के पता चल जाएगा, नहीं यार बेड मेरा जहां है ना वहां पे ही एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर तुम बेड को, मान लो मेरा यहाँ पे बेड है, इसका हेडबोर्ड जो है मेरे बेड का यहाँ है, अगर मैं अपना हेडबोर्ड यहाँ लगा दूं और बेड यहाँ से शुरू करूं, और मैं एकदम लेमैन हूं, मुझे नहीं पता, तो जैसे मैं तुम लोग को बता रही हूँ वैसे मैं करूँ अपने रूम का लेआउट बना के बेड को यहाँ पे, तो मैं जब पूरा चीज कर लूंगी, लाइक बेड यहाँ पे, वार्डरोब यहाँ पे, और जो मेरी यहाँ पे कॉर्नर में शू रैक है बड़ी सी, वो यहाँ पे, अगर मैं कुछ भी चीज ऐसे उल्टा फुल्टा कर दूंगी ना, तो मुझे तो सबसे पहले कमी यही लगेगी कि यार जब भी कोई ये गेट खोलेगा, मेरे जो मेन रूम का जो डोर है वो खोलेगा, तो उसको सबसे पहले मेरा बेड नजर आएगा। यार मैं बैठी हुई हूँ उसमें, मैं किस तरीके से बैठी हुई हूँ, मैं काम कर रही हूँ अपना, या मैं मतलब क्या पोजीशन है, क्या कुछ भी, मतलब ऐसा अजीब लगता है कि जब कोई गेट खोलता है तो आपको सामने डायरेक्ट आपका बेड नजर आता है। कई चीज, ये सब चीजें ज्यादातर पीजीज में होती है, हॉस्टल्स में होती है, तो ये चीज मुझे नहीं पसंद। तो जाहिर सी बात है फिर मैं यही तो दिमाग लगाऊंगी ना कि नहीं यार कोई भी सामने से अगर खोल के आ रहा है, ठीक है, तो मेरा सामने। और हाँ, जब तुम ये प्लान बनाओ तो अपना जो रूम का जो मेन डोर है वो तुम्हें खुला रखना है। उसके बाद बाहर जाना है, यूं मान लो कि तुम बाहर खड़े हो, तुम एंट्री करो, तुम इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि तुम्हारा बेड यहाँ है, तो कोई भी गेट खोल रहा है तो मैं उसको सामने बैठा बैठा दिख रहा हूँ। कितना अजीब सा लग रहा है, गंदा लग रहा है, मतलब ऐसे कोई भी देख रहा है तो अजीब ही लगता है। और जो मेरी वार्डरोब है वो इधर है, तो मैं वार्डरोब को खोल रहा हूँ, सामने से कोई आ रहा है, कोई देख रहा है मेरे वार्डरोब में क्या है। इस तरीके से तुम इमेजिन कर सकते हो, इस तरीके से तुम बना सकते हो। और जो मेरा आईपैड है इसको मुझे गिरने नहीं देना, ये भी मुझे ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी ये मेरे फेस पे लाइट दे रहा है क्योंकि मैं अभी लाइट ऑर्डर करूंगी कुछ टाइम में। तो अभी ये जो हाँ, तो हम कहाँ थे, तो हम यहाँ थे कि हमें अपना जो भी एक्चुअल जहाँ पे हम रह रहे हैं वो हमें चेंज करना है प्लान में, लेआउट में। उसके बाद फिर हमें करेक्शन करना है, कितना सर्कुलेशन एरिया आ रहा है। लाइक तुम आराम से गोल गोल घूम सको, डांस कर सको, इतना सर्कुलेशन स्पेस होना चाहिए। 2-2 3-3 फीट का तो तुम्हें होना ही चाहिए, ठीक। इससे क्या होगा ना कि ये चीज को कहते हैं स्पेस प्लानिंग। तुमने लेआउट बना लिया, ठीक है, तुमने ये बेड को इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, भले ये स्पेस प्लानिंग है बट ये गलत स्पेस प्लानिंग है। ये सही स्पेस प्लानिंग कैसे हुई? तुमने खुद अपना समझ के, क्लाइंट का, मान लो ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है जिस रूम में तुम बैठे हो, ठीक है, ये जो रूम है तुम्हारा, ये तुम्हारा है ही नहीं, ये क्लाइंट का है, पर तुम्हें गलत लग रहा है यार कि भाई क्लाइंट अगर कोई भी क्लाइंट के रूम में एंट्री कर रहा है तो मैं बेड यहाँ क्यों रखूंगा? उनकी वाइफ बैठी हुई, उनके बच्चे बैठे हुए, वो बैठे हुए हैं, सामने दिखेंगे, अजीब लगेगा। मैं वार्डरोब सामने क्यों रखूंगा? कोई खोलेगा तो अजीब लगेगा। तो इस तरीके से तुम ऐसे गलतियां खुद के काम में खुद ढूंढोगे ना, तो तुम्हारा डिजाइन सेंस, जो स्पेस प्लानिंग है, ये सब जो चीजें है ना, वो इम्प्रूव होगा। और एक बार ये इम्प्रूव हो गया तो बस स्पेस प्लानिंग अच्छे से कर लोगे, ठीक है। और सीधी सी बात है कि तुम्हें प्रोजेक्ट मिला है तो तुम्हें पैसों के लिए वो नहीं करना है, तुम्हें अपना डिजाइन का दिमाग उसमें घुसाना है। तुम्हें हर जो प्रोजेक्ट आए तुम्हारे पास वो तुम्हें अपना समझ के करना है। समझ में आई मेरी बात? इससे क्या होगा ना कि तुम एक तो स्पेस प्लानिंग का इम्पैक्ट समझ पाओगे, और डायमेंशंस जो है, करेक्ट जो डायमेंशंस है वो भी तुम इससे सीख पाओगे। सॉफ्टवेयर लर्न करो, फ्री करो या फिर ट्रायल वर्जन्स करो, पेड कोर्सेज लो या फिर फ्री कोर्सेज यूट्यूब से करो, लेकिन करना है। अब देखो बेसिक जो है वो ऑटोकैड है, ठीक है, और 3D सॉफ्टवेयर्स में अब मैं अगर नाम लूँ तो मुंह पे स्केचअप ही आता है सबसे पहले, ठीक है।
ठीक है, आता होगा 3ds Max तुम लोगों के लिए, मेरा तो स्केचअप ही आता है क्योंकि मैंने स्केचअप ही सीखा है सबसे पहले। तो देखो बेसिक तुम्हें ऑटोकैड आना चाहिए, उसके बाद स्केचअप, ठीक है। स्केचअप में जो रेंडरिंग सॉफ्टवेयर होता है, वीरे जो होता है, वो तुम्हें आना चाहिए। रेंडरिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें 2-3 तो तुम्हें आने ही चाहिए भाई, क्योंकि अभी मैं बताती हूँ वो क्यों आने चाहिए तुम्हें। भले ही तुम्हें मॉडलिंग जो सॉफ्टवेयर है वो स्केचअप आता है, लेकिन क्यों तुम्हें रेंडरिंग जो सॉफ्टवेयर है वो 2-3 तो आने चाहिए, क्योंकि देखो अगर मैं अब ऑटोकैड मेन है वो तो तुम्हें सीखना ही है, स्केचअप वाली जो चीज़ है ये इजी है, ठीक है, जल्दी सीख सकते हो। जो प्लगइन्स है वो भी अच्छे हैं, वो भी काम के हैं, काफ़ी सारे तो फ्री हैं, पेड कुछ ही है, लेकिन पेड के भी ऑल्टरनेट वर्जन जो है वो भी है। तो देखो स्केचअप हो गया, ऑटोकैड हो गया। अब रेंडर सॉफ्टवेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे वीरे ले लेते हैं हम, तो वीरे जो है वो इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें, तो अगर वो तुम्हें टफ लगता है, वो आता है वो लेकिन ढंग से नहीं आता, वो अगर तुम्हें टफ लगता है तो फिर तुम एनस्केप सीखो, ठीक है, वो बहुत इजी है। एनस्केप और लूमियन तो तुम एक दिन तो मैं ज़्यादा ही बोलूँगी, तो तुम 4-5 घंटों में सीख जाओगे, 2-3 घंटों में सीख जाओगे कि तुमने यूट्यूब वीडियो ढंग से देख ली तो, क्योंकि एनस्केप और लूमियन के ऊपर अच्छी से फुल एकदम बिगनर टू एडवांस लेवल की यूट्यूब वीडियोस बनी रखी है, ठीक है। और मैंने भी मेरे से भी अगर क्लासेस चाहिए तो मैं भी जल्द करूँगी, बाकी तुम लोग तब तक यूट्यूब से सीख सकते हो। एंड जो वीरे है, ठीक है, वीरे का ऐसा है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है, जब तुम उसमें रेंडर निकालोगे ना, तो एनस्केप और लूमियन तो विद इन 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में रेंडर निकाल के रख देंगे। 15 मिनट्स तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन वो बहुत जल्दी रेंडर निकालते हैं। और अगर मान लो कि क्लाइंट सर पे बैठा है, उनको रेंडर चाहिए अगले दिन ही चाहिए या कुछ घंटों बाद ही चाहिए, तो जहाँ पे वीरे में एक रेंडर निकालने में तुम्हें 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, या 1 घंटे लगता है, और अगर मैं बोलूँ तो पूरा दिन भर लग जाता है, तो वहाँ पे तुम्हें एनस्केप में चुटकियों में निकाल लोगे, अगर तुम्हें एनस्केप और लूमियन में भी अगर तुम्हें ढंग से उसको आता हो तो फिर ये मेरी लाइट जो है टैब की, तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ तुमको। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो, अरे भाई साहब, तो रेंडरिंग जो सॉफ्टवेयर है वो तुम्हें 2-3 तो आने चाहिए। मॉडलिंग अभी शुरू में तुम स्केचअप सीख लो, उसके बाद स्केचअप में प्रो होने के बाद फिर तुम्हें स्विच करना है 3ds Max पे, राइनोसेरॉस पे, ग्रासहोपर पे, रेविट पे, जो भी तुम्हारे काम आ रहे हैं उन पे, ठीक है। तो अभी ऑटोकैड, स्केचअप, एनस्केप, वीरे, लूमियन, ठीक है, ये तुम इसमें एकदम वो हो जाओ, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करोगे ना एकदम तुम तो फिर सीख जाओगे, हो जाएगा तुमसे, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और जो रही बात प्रेजेंटेशंस की, तो सबसे बेस्ट चीज़ तो मुझे थैंक यू मिलेनी पर्किंस, आपने कैनवा बना के हमारी ज़िंदगी बदल दी। तो मुझे कैनवा और फोटोशॉप या फिर पीपीटी, इससे तुम प्रेजेंटेशन बना सकते हो, लेकिन फोटोशॉप और पीपीटी मैं यूज़ नहीं करती। मैं जब से कैनवा है तब से मैं वही यूज़ करती हूँ, ठीक है। इवन कैनवा के बहुत टाइम आने के बाद मैं कैनवा को यूज़ करने लगी, पर जब से मैं कैनवा का यूज़ करने लगी ना, फिर भले ही इवन वीडियो एडिटिंग ही क्यों ना हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही क्यों ना हो, प्रेजेंटेशन से क्यों ना हो, सही में मैंने टॉप भी किया था कॉलेज में कैनवा से प्रेजेंटेशन बना के। तो यस, कैनवा में से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, उसको अपनी तरीके से एडिट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है एकदम ही उसी चीज़ में डाल दो, तुम अपने हिसाब से थोड़ा डिज़ाइनिंग लगाओ, एडिटिंग करो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें कैनवा में बनती है, तो तुम उनको यूज़ कर सकते हो। एंड मूड बोर्ड्स के लिए कैनवा को यूज़ कर सकते हो, तो हर चीज़ हो जाती है उससे, ठीक है। बाकी 2D और 3D के लिए तो मैंने बता ही दिया। तो यस, अच्छे से सीखो, प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम लोगों ने ये सब चीज़ों के लिए, इंटीरियर डिज़ाइन थ्योरी के लिए भी और ये 3D के लिए भी, अगर तुम लोगों ने सीखने के लिए 1 घंटा भी निकाल लिया, 2 घंटे भी एक चीज़ के को दे दिए ना, तो तुम लोग सीख जाओगे यार, हो जाएगा तुम लोगों से, ठीक है। बट जब तक प्रो नहीं हो जाओ ना, तब तक तुम लोग उठना मत, तब तक तुम लोग सीखना बंद मत करना सब चीज़ों को। और देखो मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम लोग को रेंडर अच्छे करने, तुमको अगर ये लग रहा है कि पहला रेंडर तुम लोगों ने निकाला है तो वाह कितना अच्छा रेंडर निकाला है, कितना ब्राइट लग रहा है, नहीं, तुम्हारा फर्स्ट रेंडर इतना घटिया होगा अभी जब तुम प्रोफेशनल हो जाओगे उस रेंडर से, कि मैं तुम्हें खुद बता रही हूँ, मेरा जो फर्स्ट रेंडर था वो इतना बकवास था, लेकिन मुझे उस टाइम खुशी मिली थी, लाइक मैं बकवास तो नहीं बोलूँगी, अच्छा ही था, लेकिन मुझे खुशी मिली थी कि मैंने फर्स्ट रेंडर जो है वो निकाला है फाइनली। लेकिन उसमें जो लाइटिंग थी वो अजीब व गरीब थी, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि कहीं से एक
अच्छा सा 3D प्रिंटर से उठाना है बेडरूम का, उसको अपने सामने रखना है और वैसे ही कॉपी करने का ट्राई करना है। लाइटिंग का इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे लाइटिंग का इफेक्ट डालूंगा, और हर चीज़ का लाइक रेक्टेंगल लाइट हो या एमिसिव लाइट हो, कुछ भी हो, तो मैं कॉपी करना है। बिल्कुल मैं कॉपी करने को बोल रही हूँ, लेकिन 3D नहीं। मैं 3D भी भले ही तुम कर लो, रेंडरिंग भी कॉपी करने को मैं बोल रही हूँ कि अगर यहाँ से सनलाइट आ रही तो मैं इसमें मैं ऐसे कैसे करूँ कि मेरे भी यहाँ से सनलाइट आए और इतनी ही आए, इतनी इंटेंसिटी से आए। तो इस तरीके से तुम्हें 3D और जो रेंडर वाली चीज़ है वो कॉपी करके अपना 3D इस तरीके से तुम बेस्ट कर सकते हो। लाइक एक प्रैक्टिस वाली चीज़ है। स्टेप 4, क्रिएट मॉक प्रोजेक्ट्स। पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो तुम्हारा प्रूफ ऑफ वर्क होगा। अब जो तुम्हारा सोशल मीडिया पेज है, सबसे पहली चीज़ तो सोशल मीडिया पेज बना लेना, और सोशल मीडिया को तुम एकदम ऐसे अपने डिजाइन पोर्टफोलियो की तरह ट्रीट करो, ठीक है। वही तुम्हारा जो वहां पे काम डालते हो वही बोलेगा। पोर्टफोलियो बनाने का मतलब है वहां पे अगर तुम इमेजेस भी डाल रहे हो या कुछ भी डाल रहे हो तो वो होनी तो चाहिए ना भाई। ना तुम्हारे पास साइट है ना कुछ है, तो वो अब तुम कैसे करोगे, वहां पे सब कुछ कैसे डालोगे, और अपना पोर्टफोलियो जो प्रोफेशनल है वो कैसे रेडी करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस रूम में तुम बैठे हो उस रूम का लेआउट बनाओ सबसे पहले तो। अब लेआउट तुम्हें ऊपर ऊपर से देख के नहीं करना है, तुम फ्लोर को देखो, कॉर्नर 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 ऐसे लाइन बना लो, ठीक है। और मेजर कर करके एक एक चीज करो, और उसके बाद तुम थीम के अकॉर्डिंग, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, कोई भी थीम ले लो। तुमने मान लो बोहेमियन ले लिया, या जेन ले लिया, स्कैंडिनेवियन ले लिया, मॉडर्न ले लिया, कंटेम्प्रेरी ले लिया, ट्रेडिशनल ले लिया। तुम्हारा जो कल्चर है, मान लो तुम गुजराती हो देख रहे हो, राजस्थानी ये वीडियो देख रहे हैं, पंजाबी ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरीके से तुमने थीम ले ली। इस तरीके से तुम थीम लेके भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो तुम अपना पूरा एक जो एक्चुअल है, एग्जैक्ट है, वो मत करना। तुम प्रॉपर फर्नीचर डायमेंशंस के साथ प्रॉपर 3D बनाओ, ठीक है। एंड कंसेप्ट लेके बनाओ ताकि तुम्हें इजी रहे। कंसेप्ट जब हमारे को होता है ना हमारे पास, एक तो थीम होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मान लो ये हो गया कि मेरे को एक कैफे डिजाइन करना है और मेरे पास मार्टिनी ग्लास मेरे को कॉन्सेप्ट मिला है, तो मार्टिनी ग्लास को मैं कैफे की तरह डिजाइन कर सकती हूँ। लाइक उसको आधा लेटा के उसको बीच में से काट के, जो ओपन जो ऊपर वाला जो एरिया होता है अंदर से लोग एंट्री ले रहे हैं, बाकी पूरा बैक से निकल रहे हैं। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट वाला चीज हो गया। जो थीम वाला चीज है, मान लो बेडरूम है, अब मुझे तो उसमें थीम लगानी है, मुझे मॉडर्न चाहिए, कंटेम्प्रेरी चाहिए, जेन चाहिए, बोहो चाहिए, स्कैंडिनेवियन चाहिए। इस तरीके से जो अलग अलग इतनी सारी थीम्स होती है ना, जेन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग तुम बना सकते हो। तो ऐसे कॉन्सेप्ट और थीम के अकॉर्डिंग तुम कोई भी चीज करोगे ना तो वो तुम्हें इजी लगेगा। उससे हमारा एक डिजाइन स्टाइल अलग से निकल के आता है, यूनिक आइडियाज हमें आते हैं। और कोई भी चीज कुछ भी तुम बना सकते हो दुनिया में, लेकिन फंक्शनल होनी चाहिए, और एस्थेटिकली तो प्लीजेंट लगेगी ही, लेकिन फंक्शनलिटी भी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तभी तुम डिजाइनर कहलाओगे। लाइक पिंटरेस्ट से इमेजेस लगा के घर में चिपका के, नो, दिस इज नॉट डिजाइन, यू आर नॉट अ डिजाइनर। अगर तुम ये कर रहे हो तो, कि कोई भी कहीं से भी डिजाइन एज इट इज चिपका दी, नहीं, उसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, तुम्हारा कुछ यूनिक चीज डाल दो, तुम्हारा एक सिग्नेचर स्टाइल जो है वो तुम ले आओ। कि मान लो तुम्हारा सिग्नेचर स्टाइल जो है वो पीकॉक है, पीकॉक के फेदर्स है तुम्हारा सिग्नेचर स्टाइल, तो वो तुम अपने डिजाइन में इंप्लीमेंट कर सकते हो, ताकि जहां भी लोग तुम्हारी डिजाइन देखे कि जहां पे एक पीकॉक वाला एलिमेंट दिख गया तो भाई ये फलाना डिजाइनर का काम है, ठीक है। तुम्हारा अगर जहां पे एलिफेंट दिख गया, ये फलाना डिजाइनर का काम है। इस तरीके से तुम अपना एक सिग्नेचर स्टाइल स्पेसिफिक पकड़ सकते हो, और उस सिग्नेचर स्टाइल के इर्द गिर्द तुम अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीज तुम्हें करनी है। अपना पोर्टफोलियो रेडी करना है, 3D रेंडर्स निकालने हैं, उसके बाद फिर मूड बोर्ड्स निकालने, फिर ये अपना कॉन्सेप्ट, अपना थीम, और स्केच करना है बकायदा। डायरेक्ट बनाने नहीं लग जाना है, स्केच करना है। तो मान लो कि तुमने रफली स्केच कर लिया, अपना प्लान बना लिया, अब उसमें देखो कि तुम एक ही रूम में कितनी चीजें लगा सकते हो, और क्या क्या तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या थीम तुम अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से एक तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। उसके बाद फिर तुम रेफरेंस इमेजेस, मूड बोर्ड्स, 3D रेंडर्स, सब कुछ जो एक प्रेजेंटेशन में तैयार करो। जो फॉर्मेट है वो कैनवा पे इजीली मिलता है, तो वहां पे तुम तैयार करो अच्छे से। उसके बाद फिर अपना लोगो जो है वो तुम्हारा इनिशियल्स हो सकते हैं तुम्हारे नेम के, या तो कोई भी नेम रखते हो, कुछ भी लोगो बना के रखो। सिंपल सोबर होना चाहिए, इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, बोलने में आसानी होनी चाहिए। वो तुम लोगो अपना बीच में लगा दो और उसको थोड़ा ब्लर कर दो। फिर उसके बाद लोगो लगा के, वाटरमार्क लगा के, अपना हर बार अपना काम शेयर करना है, लेकिन वाटरमार्क लगा के, ठीक है, सोशल मीडिया पे, तो वो तुम कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम ये अलग अलग तुम अपने फ्रेंड का डिजाइन कर लो। तुम कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, उसमें से तुम निकाल के डिजाइन कर लो। मान लो तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे सामने एक बॉटल पड़ी हुई है, बॉटल को कॉन्सेप्ट लो, बॉटल से तुम कैफे बनाओ, बॉटल से तुम कुछ भी
कुछ भी बनाओ, लाइक जो अपना चाय का कप होता है, वो जो प्याली होती है, तो उससे आजकल टी कैफेज बन रहे हैं। तो इस तरीके से तुम कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के, कुछ भी उठा के तुम करो काम। मैं चाहती हूँ कि तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, तुम देखो जगह जगह पे तुम क्या क्या कर सकते हो, वैसे करो। तो ये तुम्हारा पोर्टफोलियो रेडी होगा, तुम्हें करने में भी मजा आएगा। जब तुम खुद से जब चीजें करोगे ना, बहुत ज्यादा मजा आता है करने में, ठीक है। इंस्पिरेशन तुम्हारी हर जगह पे, आसपास इंस्पिरेशन। मेरे सामने शिया बटर बॉडी लोशन डीप मॉइस्चराइजिंग की बोतल पड़ी हुई है। अब ये बोतल अगर खाली होती, इसकी जो कैप, मतलब मैं इसमें एक एंट्री वाला और एग्जिट वाला चीज निकाल सकती हूँ अपने तरीके से। मैं कुछ भी इसमें बना सकती हूँ। मेरे सामने ये मोर पंख की बांसुरी रखी हुई है, बताते मेरे सामने ये रखी हुई है। मैं इसको ये जो सिग्नेचर स्टाइल है, मैं इसको बना सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि गोविंद जो है, वो गोविंद है जो राधा रानी है, वो प्रिय हैं सबसे। तो मैं इसको कॉन्सेप्ट लगा के डिजाइन में लगा सकती हूँ, ताकि जहां भी मैं डिजाइनिंग करूँ, किसी के भी घर में करूँ, तो थोड़ा सा अपना ये छाप अगर मैं छोड़ दूं, पिकॉक फेदर छोड़ दूं, या ऐसे फ्लूट वाली ऐसे डिजाइन बना दूं, तो समझेंगे कि जो भी डिजाइन देखेगा तो समझेगा कि हाँ, ये मीनल नामा ने बनाया है, ये उनका डिजाइन है, क्योंकि ये उनका सिग्नेचर स्टाइल है। इस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। तो अपना सिग्नेचर स्टाइल अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर तुम वर्क करोगे, बेटर रहेगा, ठीक है। और सीखोगे अच्छे से। गलतियां होगी, डेफिनेटली होगी, मैं ये नहीं कह रही वीडियो देखने के बाद एकदम प्रो हो जाओगे, गलती नहीं करोगे, करो, सुधारो, लेकिन ठीक है, हर चीज को। और बार बार वो गलती मत करो, लेकिन ठीक है। उससे टाइम भी बहुत ज्यादा जाता है और बहुत इरिटेट हो जाते हैं, फिर वो चीज को करते करते कभी बोर भी हो जाते हैं, मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन रखोगे तो वो चीजें हो जाएगी, क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन जो डिसिप्लिन है, जो जिद होती है करने की, वो चीज हमें आगे तक ले जाती है। समझ में आई? अभी इसको रख देते हैं मोरपंख को और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जब एक बार तुम लोग जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे बेसिक्स सीख गए ना, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें 3D बनाना आता है, तुम्हें पता है तुम्हें रेंडरिंग और ये जो है, जो भी तुमने नॉलेज ली थोड़ी ऑनलाइन या कोर्सेज है, ये तुम्हें आता है। अब तुम्हें रियल वर्ल्ड में स्टेप करना है, तुम्हें प्रैक्टिकल चीजें सीखनी है। लेकिन अब तो तुम डिजाइन कॉलेज तो गई नहीं, वहां से तो तुम्हारी जॉब लगेगी नहीं या इंटर्नशिप लगेगी नहीं, ठीक है। और ऐसा है, अब तुम्हें ये करना है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या क्या आता है इंटीरियर डिजाइनिंग में। तो अब तुम जाओगे एक ऑफिस, डिजाइन ऑफिस, ठीक है। वहां पे एज एन इंटर्न प्रैक्टिकल, अभी ये जो भी चीजें थी तुमने ऑनलाइन सीखी और ऑफलाइन सीखी, नहीं, उससे सब कुछ नहीं आया। तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी शुरू में। अगर जॉब भी मिले तो वेल एंड गुड है, वो 3D की और 2D की सबकी मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम एज एन इंटर्न काम करते हो तो तुम्हें हर चीज सीखने को मिलेगी, क्योंकि जॉब अक्सर हमें वही चीज मिलती है जो चीज हमें आती है। लेकिन इंटर्नशिप के टाइम पे तुम सीखने के लिए आए हो, और सीखने का मतलब है कि तुम्हें 3D भी सीखना है, तुम्हें 2D भी सीखना है। अगर वो आता है तो अच्छी बात है, बताना मत वहां जाके कि मेरे को सब कुछ आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, अच्छी बात है। लेकिन अब तुम्हें एक्सपोजर चाहिए साइट क्लाइंट मीटिंग्स का, साइट विजिट्स का, मटेरियल सिलेक्शन का, कलर सिलेक्शन का, कैसे डील करते हैं, कैसे सेल करते हैं किसी चीज को, हर चीज का तुम्हें एक्सपोजर मिलना चाहिए। तो तुम एज एन इंटर्न जाओ ऑफिस में। देखो आजकल के जो फर्म्स है ना, वो ये नहीं कहते कि तुम किस कॉलेज से आए हो, तुम्हें क्या चीज आती है, क्या स्किल है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो ज्यादा मैटर करती है। तो जब बॉस को कन्विंस करोगे इंटरव्यू के टाइम पे कि मुझे ये सब चीजें आती है, फलाना चीजें आती है, ढिमकाना, तो वो लगा लेंगे तुम्हें, ठीक है। इंटर्नशिप पे वो ले लेंगे, 6 मंथ्स की इंटर्नशिप पीरियड होता है, तुम्हें ये सब कुछ चीजें सीखनी है। उसके बाद जब तुम वहां पे अच्छा करोगे 6 महीने या मान लो 1 साल तुमने अच्छा किया वहां पे, तो फिर उसके बाद तुम जॉब पे प्रमोट हो जाओगे, या फिर तुम कहीं और जॉब कर लेना, लाइक वो तुम्हारी विल है। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। वहां पे जो भी प्रोजेक्ट्स करोगे, तो जो भी तुमने 3D किए होंगे, तो वो तुम अगर उनको परमिशन है तुमको उनकी तरफ से, तो तुम अपने पेज पे भी लगा सकते हो, या फिर कोलैबोरेशन करके उनके और तुम्हारे पेज पे भी ऐसे लगा सकते हो। लाइक वो तुम्हारा पोर्टफोलियो बन जाएगा और तुम्हारी नॉलेज भी बढ़ेगी, ये सब चीजें तुम करोगे तो। अब है कि रियल एक्सपीरियंस लो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लो, किसी रिलेटिव का ले लो, फ्रेंड का ले लो। मान लो कोई एक वॉशरूम ही डिजाइन करना है, यूं मत समझो कि यार वॉशरूम दिया है मेरे को तो इतना सब कुछ आता। नहीं भाई, तुमको तब तक सब कुछ नहीं आता जब तक तुम एक वॉशरूम को हैंड ओवर नहीं कर दो, उसको एकदम प्रॉपर तरीके से साइट स्टार्ट से लेके हैंड ओवर तक नहीं कर दो। तो वही है कि जब तक एग्जीक्यूट नहीं कर दो तब तक तुम्हें नहीं आता। तो वॉशरूम ही मिला है तो वही करो, एक पेंट्री मिला है तो वही करो, पर करो, ले लो प्रोजेक्ट। ठीक है तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है तुम्हारा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लग गया, लेकिन सीखा है ना,
लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि फ्री में करो, फ्री में बिल्कुल भी अपनी सर्विसेज नहीं देनी है, फिर भले ही तुम्हें लगता है कि काम मिल रहा है इसलिए चलो फ्री में कर देते, नहीं, फ्रेंड हो रिलेटिव हो, फ्री में कुछ नहीं करना है, हर चीज का पैसा लगता है, तो मिनिमल चार्जेस में कर दो तुम, ठीक है। जैसे मान लो एक 3D है, उसके जो पर रूम का जो चार्जेस है वो 5,000 है, 10,000 है, जो एक्सपीरियंस होते हैं थोड़े और ज्यादा होते हैं तो उनके तो और है, लेकिन तुम 2,000 ले लो, ठीक है, 3,000 ले लो, 1,000 ले लो, इस तरीके से तुम ले सकते हो। लेकिन देखो फ्री फोकट का काम बिल्कुल भी नहीं करना है, अपनी प्रोफेशन की, अपने टाइम की, अपने एक्सपीरियंस की, अपने एक्सपर्टीज की, अपनी मेहनत की वैल्यू होनी चाहिए तुमको। समझ में आ गई मेरी बात? लोकल कारपेंटर के साथ कोलैबोरेट करो, समझो मटेरियल और कॉस्टिंग वगैरह। मेरी बिंदी हट गई है यार, मैं बिंदी लगा के आती हूँ, एक सेकंड, मुझे बिंदी बहुत पसंद है, एक सेकंड रुको, मैं बिंदी के बिना अच्छी भी नहीं लगती। हाँ अब ठीक है, अभी बिंदी होती है ना तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। हाँ, बिंदी से एक अलग ही लुक आ जाता है, तो यस आई लव बिंदी। मतलब मेकअप भी नहीं करती, बिंदी, गाजर और लिपस्टिक में काम मेरा हो जाता है टनाटन, बस रेडी। तो ये मेकअप मेरा बहुत टाइम बचाता है। अभी भी बस साड़ी पहन नहीं रही और ये काजल, बिंदी और लिपस्टिक लगा नहीं रहे, घड़ी पहन नहीं रहे, हो गया चलते बने। तो ये अच्छा है, मेकअप नहीं करती हूँ। तो चलो अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। इसमें ये चीज है कि आपको एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट है उसको भी ऑब्जर्व करना है, कैसे मेजरमेंट्स होती है, फिटिंग, पॉलिश, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना है, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नोट डाउन करनी है, फोटोज ले लेनी है, नोट डाउन करनी है। यूं ही नहीं कि बिफोर एंड आफ्टर की वीडियो ही बस बना दो, नहीं, बिफोर में जितनी भी सारी चीजें हो रही है उसकी वीडियो बनानी है, हर चीज सीखनी है, हर अलग साइट, जो साइट है ना वो हर कदम पे अलग अलग चीजें सिखाती है, साइट वगैरह जो होती है, ठीक है, हर साइट अलग अलग चीज तुम्हें सिखाएगी, गलती भी करवाएगी, सिखाएगी भी बहुत कुछ। तो ये सब चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा एक्सपोजर बढ़ेगा प्रैक्टिकल, और फिर तुम समझ पाओगे कि मेरे 3D रेंडर में और असली एग्जीक्यूशन में क्या फर्क है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब क्या करना है, फ्रीलांस स्टार्ट करना है। मॉकअप प्रोजेक्ट्स बना लिए, ठीक है, और प्रैक्टिकल नॉलेज मिल गई, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज सीख ली थोड़ी बहुत। अब और जो भी ये बेसिक्स थे वो आ गए, तो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में स्टार्ट करने हैं। ऑफलाइन फ्रीलांस भी होता है और ऑनलाइन फ्रीलांस भी होता है। ऑफलाइन में ऐसा होता है कि तुमने 3D बना लिया है, मान लो तुम जिस एरिया में हो, मान लो तुम कोटा ले लेते हैं या जयपुर ले लेते हैं या मुंबई लेते हैं, तो मान लो मुंबई में तुम बैठे हो, मुंबई में तुमने 3D प्रोजेक्ट लिया है, 2D प्रोजेक्ट लिया है, अब मुंबई में ही साइट है, ठीक है, तुम एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहे हो, बट वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारा 3D या 2D इंप्लीमेंट करने में, तो तुम साइट विजिट के चार्जेस ले सकते हो, कंसल्टेशन के चार्जेस ले सकते हो, वहां पे विजिट करके थोड़ा बहुत अपना पार्ट करके वापस आ जाओ, ठीक है। ये भी काइंड ऑफ फ्रीलांस ही है, और तुमने सीखा भी, तुमने देखा भी। अब वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम वहां रह के देखना है सब कुछ, तो देखो, सीखो, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से तुम ये ऑफलाइन वाला भी फ्रीलांस कर सकते हो, इसमें भी अलग अलग चीजें जो तुम कर सकते हो। ऑनलाइन फ्रीलांस जो है वो तो सब लोग जानते हैं, तो ऑनलाइन फ्रीलांस जो है उनमें अलग अलग वेबसाइट्स है, वहां पे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन फ्रीलांस के लिए, ठीक है। अब देखो, अब कैसे करने का प्रोसेस समझ। अब इंस्टाग्राम पे मैंने बोला ही है, उसको पोर्टफोलियो समझना है अपना। इंस्टाग्राम पोस्ट बनाओ, बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस पोस्ट करो, जो प्रोसेस है वो पोस्ट करो, ठीक है। जो भी नॉलेज तुम्हें मिलती है साइट की या फिर किसी भी चीज की, वो तुम उस पर वीडियो बनाओ, ठीक है। ऐसी झिझक खुलेगी तुम्हारी, या कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा तुम्हारे को कैमरा के सामने बोलने का, जब तुम इतना सब चीजें फेस करोगे तो, ठीक है। तो ये सब चीजें करना सीखो, कैमरे के सामने आके बोल के हर चीज बताओ, ताकि लोग समझे, सीखे, और इस तरीके से बताओ कि सामने वाला एकदम आर्य भट्टा है, जीरो है, डब्बा गुल है, लेमन है, लेमन लैंग्वेज में बताओ सब कुछ, ठीक है। पर बताओ, तुम ये बताओ कि इस कलर को क्या कहते हैं, पिंक कलर को पिंकी क्यों कहते हैं, इस तरीके से तुम बताओगे, एकदम बेसिक से भी बेसिक बताओगे तुम। ये नहीं समझोगे कि सामने वाले को पता होगा, नहीं, तुम्हें कैसे पता कि सामने वाले को पता होगा, उनको कुछ भी नहीं पता सामने वाले को, तुम्हें एकदम लेमन लैंग्वेज में हर चीज उनको बतानी है। ये स्विच में, इस स्विच बोर्ड में इतने ही स्विच और सॉकेट क्यों है, ये तुम्हें बताना है। कितने तरह के स्विच बोर्ड्स आते हैं, कितने तरह के किन किन के नंबर्स के आते हैं, ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट कहाँ है, ये प्लम्बिंग पॉइंट कहाँ है, इस फ्लोरिंग पे मैंने या इस वॉल पे मैंने सतवारियो यूज क्यों ही किया है, मार्बल ही क्यों यूज किया है, ये किचन में मैंने लैकर्ड ग्लास ही क्यों यूज किया है, लैकर्ड ग्लास क्या होते हैं, लैकर्ड ग्लास कितने mm के होते हैं, भले ही सामने वाले को पता हो फिर भी तुम्हें बताना है एकदम लेमन लैंग्वेज में।
तो इस तरीके से अपना पेज मेंटेन करो, या फिर मेरा पेज देख लेना, कोई भी चारों पांचों में से कोई भी पेज देख लो। तो जैसे जैसे मैंने कर रखा है वैसे वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। लोकल बिल्डर्स जो होते हैं या फर्नीचर स्टोर्स जो होते हैं, या फिर जहां पे भी तुम जाते हो, जिससे भी तुम मिलते हो, उनको बोलो कि तुम डिजाइनर हो, तुम डिजाइन करते हो, तुम जो डिजाइन सर्विसेज है वो ऑफर करते हो। अब डिजाइन सर्विसेज में भले ही तुम फर्नीचर डिजाइन भी साथ में ऑफर कर रहे हो, या इंटीरियर डिजाइन प्लस एग्जीक्यूशन कर रहे हो, टर्न की ले रहे हो, मतलब यानी A to Z ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, या फिर सिर्फ कंसल्टेशन प्रोवाइड करो, इस तरीके से तुम उनको बता सकते हो। और तुम्हारी स्पेसिफिक तुम पकड़ लेना कि तुम इंटीरियर डिजाइन में भी क्या कर रहे हो, तुम टर्न की प्रोजेक्ट्स लेते हो, तुम कंसल्टेशन लेते हो, मतलब वो तुम्हें स्पेसिफिक रहना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये सब चीजें पहले अपना बना लो लोगो, और अपना जो स्पेसिफिक चीज है, बायो है, जो अपना पेम्पलेट है, अपना कार्ड है, वो बना लो। उसके बाद यस, जो भी एग्जीबिशंस में भी तुम जाते हो वहां पे भी तुम अपना कार्ड दे सकते हो, वहां पे तुम नॉलेज गेन कर सकते हो, वहां पे ये पिच कर सकते हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये फलाना डिजाइनर हूँ, ये काम करता हूँ, मेरा ये पेज है, इस तरीके से, ठीक है। वहां पे और डिजाइनर से भी मिलते हो तो ऐसा कर सकते हो। तो आगे होकर तुम्हें ये सब चीजें करनी पड़ेगी। अब जैसे कि तुम्हें नॉलेज है हर चीज की, बेसिक हो गई, प्रैक्टिकल हो गया, टेक्निकल हो गया, ठीक है, कंसेप्ट वाला चीज हो गया, तो ये सब चीजें में तुम मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हो, जैसे कि मैं लेती हूँ। तो यस, तुम कॉल पे ले सकते हो, तुम उसके चार्जेस रख सकते हो, लाइक 3 फेजेस में अपने चार्जेस रख सकते हो, आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा, या उससे ज्यादा का, इस तरीके से तुम 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। और ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हो, जूम पे, गूगल पे, मीट पे, इन सब पे, ठीक है। एंड ऑफलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हो, अपनी कंसल्टेशन फॉर्म में कर सकते हो, उसके साथ साथ चला सकते हो, ठीक है, कि कंसल्टेशन भी होती है यहाँ पे। सिर्फ किसी को, मान लो क्लाइंट को सिर्फ कंसल्ट ही करना है तुमको, और उनको किसी और से एग्जीक्यूट करवाना है, किसी और से डिजाइन कराना है, तो क्या बुरा है इसमें, कंसल्ट कर दो, उनको चार्जेस ले लो अपने, इस तरीके से तुम कर सकते हो। देखो, अब वेंडर्स और टीम नेटवर्क बनाओ। एक रिलायबल टीम तुम्हारा लॉन्ग टर्म एसेट है। लोकल वेंडर्स, इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर्स, पेंटर्स, जो भी हो, ठीक है, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, उन सब से एकदम ऐसे कांटेक्ट रखो, रिलेशनशिप बिल्ड करो। हर वेंडर जिनसे भी तुम मिलते हो, उनसे रिलेशनशिप जब तुम बिल्ड करोगे तो उनसे एक सैंपल फोल्डर मांगो, ठीक है, ये तुम्हारा मटेरियल लाइब्रेरी बन जाएगा। तो इस तरीके से करो, और वो जो भी फोल्डर मांगोगे, जो भी कुछ मांगोगे, उसको स्टडी करो, भाई क्या क्या मटेरियल है, टच करके देखो, अप्लाई करना फिर अपने हर प्रोजेक्ट में, ठीक है, जहां जहाँ पे जो भी काम आ रहा है, ठीक है। प्राइसिंग उनसे पूछो, तो हर चीज का तुम्हें पता होना चाहिए। ब्रांडिंग और ऑनलाइन प्रेजेंस, ये सबसे ज्यादा होना जरूरी है। सोशल मीडिया जो है ना, वो तुम्हारा बेस्ट रेज्यूमे और पोर्टफोलियो है, उसको मैं बेस्ट मानती हूँ। और तुम्हारे सोशल मीडिया को तुमको बिल्कुल एक बेबी की तरह ट्रीट करना चाहिए। लाइक तुम अपनी फॉर्म को करते होंगे, अपने काम को करते होंगे, उसका कितना ख्याल रखते होंगे, ठीक है। तो जो चीज हमें ब्रेड एंड बटर दे रही है, और जिस चीज के थ्रू सब कुछ हो रहा है, तो आजकल के दौर में सोशल मीडिया का प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वो तुम करो, ठीक है। उस पे तुम क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स डालो, मटेरियल सिलेक्शन डालो, तुम व्लॉगिंग कर लो, तुम बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस डाल लो साइट की, तुम अपने 3D शेयर करो। तुमने जो भी सीखा है, जो भी काम किया है ना, वो सब तुम्हारा ऑनलाइन होना चाहिए। वो कुछ कुछ चीजें तुम सोच लो कि तुम्हें क्या शेयर नहीं करना है, लेकिन अच्छे से नॉलेज अगर तुम्हें शेयर करना है, तुम चाहते हो कि मैं ये चीज, लाइक तुम ऐसे टेस्ट कर सकते हो कि अगर मैं क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स डालता हूं, तो बाकी सोशल मीडिया के थ्रू क्लाइंट्स आएंगे, वो देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा सुनने में, तो वो आएंगे, वो और रिकमेंड करेंगे तुम्हारा काम देख के तुम्हें। तो मतलब ऐसे 4-5 चीजें करके देखो सोशल मीडिया पे, जो बेस्ट वर्क कर रही है, फिर सिर्फ उसी को कंटिन्यू रखना। कि अगर तुम समझा पा रहे हो कि ये साइट में ये चीज मैंने करी है, ये क्यों करी है, कैसे करी है, तुम्हें क्या करना है, तो ये चीज अगर लोगों को पसंद आ रही है, उनको इतना नॉलेज मिल रहा है, तो सिर्फ वही करो, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस से लोग तुम्हारे इंप्रेस हो रहे, तो वही करो। इस तरीके से तुम कर सकते हो। लाइक ऑनलाइन प्रेजेंस तगड़ी वाली बना लो, कि बस हर जगह पे तुम ही दिखनी चाहिए, तुम्हें लगना है चाहिए। BTS तुम डाल सकते हो, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स तुम डाल सकते हो। वो लोगों को देखने में बिहाइंड द सीन्स जो काफी इंटरेस्ट आता है कि यार बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, ठीक है, कैसे तुम वर्क सैंपल्स कर रहे हो, कैसे तुम मटेरियल सिलेक्शन कर रहे हो, कैसे क्या क्या कर रहे हो। तो BTS में काफी मजा आता है, तो वो तुम डाल सकते हो। लोगों को ये लगना चाहिए कि ये डिजाइनर जेन्युइनली नॉलेजेबल है, अपना काम करना जानता है, तो फिर वो काम मिल जाता है तुम्हें, और अच्छा मिलता है, और जेन्युइन मिलता है, ठीक है। फेक इतना कुछ भी नहीं है। तुम्हें बस समझ में आना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए, कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, बाकी सब हो जाता है। गो विद द फ्लो। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। अगर तुम लोग फर्म रन कर रहे हो, अपना काम शुरू किया है, स्टार्टअप है, लेकिन तुम एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रहे हो, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो भाई
लिख के ले लो, मेरा साइन मेरा स्टैंप लगवा के ले लो, तुम्हें दिक्कत ना आई तो, तुम्हें क्लाइंट की तरफ से पेमेंट की दिक्कत ना आई तो, तुम्हें साइट पे दिक्कत ना आई तो, और तुम्हें ये पूरे प्रोसेस में साइट स्टार्ट होती है और हैंडओवर होती है उसके बीच में ढेर सारी दिक्कतें ना आई तो, लाइक हेजल आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगा, सब चीज होगी। तो तुम्हारे पास एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए हर काम करने का, हर लेवल पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। तुम अगर क्लाइंट मीटिंग के लिए भी जा रहे हो, तुम्हारे पास फेक्स एंड क्लाइंट क्वेश्चनर होना चाहिए। अगर तुम्हारी मीटिंग फिक्स हो जाती है कुछ टाइम बाद, तो तुम्हारे पास साइट स्टार्ट होने से पहले लीगल एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। वो अगर साइन नहीं होंगे तो तुम काम स्टार्ट नहीं कराओगे। वो अगर साइन हो जाए ना, तो क्लाइंट के दिमाग में रहता है नहीं यार, हमने एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, हम कोई फ्रॉड, कोई पेमेंट डिले, कोई कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो ज्यादातर क्लाइंट की तरफ से होते हैं, वो सब चीज हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक उनको रहता है डर सा। तो ये चीज साइन करवाने के बाद ही तुम काम स्टार्ट करोगे। और जब एक बार काम स्टार्ट हो जाए तो फिर तुम यूज करोगे साइट स्टार्ट एंड हैंडओवर डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें लगभग कुछ 30 से 35 डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो वो हर स्टेज पे यूज होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें जो होती है ना, जो तुम्हें भी साइन करने होते हैं और क्लाइंट को भी करने होते हैं, इन सब चीजों के बिना तुम लोग काम नहीं कराओगे। उसके बाद फिर बीच में जब तुम्हारा और काम आता है तो तुम्हारे को जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स की। मतलब ये पहले भी पड़ती है, लेकिन तुम अगर हर चीज का रिकॉर्ड रख रहे हो तो वेल एंड गुड है। उसके बाद जब हमारा काम बढ़ता है, सब कुछ हमें ट्रैक करना होता है सब कुछ, तो हमें प्रोजेक्ट ट्रैकिंग शीट्स, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, इन सबकी जरूरत पड़ती है। तो अगर ये सब चीजें तुम्हें चाहिए भी, जो कि बाकी डिजाइनर्स ने भी ली है, तो कमेंट कर देना डॉक्यूमेंट्स या बंडल करके, तो फिर मैं तुम्हें लिस्ट शेयर कर दूंगी प्राइसेस के साथ। ऑफर पे चल रही है, तुम लोग ले सकते हो। तो यस, सारी डिटेल्ड है, सारी एडिटेबल है, लेकिन इन सब चीजों के बिना तुम काम नहीं करोगे। ठीक है, लिख लो, तुम काम नहीं करोगे, वरना तुम्हें दिक्कत आएगी। पता है, जब क्लाइंट ये देखते हैं ना कि तुम यार काम करने, तुम मीटिंग से लेके, इनिशियल मीटिंग से लेके, साइट स्टार्ट होने से लेके हैंडओवर के बीच में, हैंडओवर तक इवन इतनी सारी चीजें जब तुम्हारे पास रहती है, पेपर्स वगैरह और कुछ कुछ चीजें जो तुम साइन करवाते हो क्लाइंट से, एक इंप्रेशन जमता है पता है कि क्या तरीका यार काम करने का। हमने पेपर साइन किए बकायदा, हमने फलाना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फलाना एग्रीमेंट साइन किए हैं, हमने बकायदा, हमसे हर चीज पूछी गई है, हम कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तरीके से सलीके से काम हुआ है, सिस्टमैटिक तरीके से काम करने का तरीका है इनका। एक इंप्रेशन जमता है, अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। ठीक है, हमको भी, हमारे पास भी जब ये सब पेपर्स रहते हैं ना, ये सब चीजें रहती है ना, हमको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, जो भी डिजाइनर्स ने मेरे से ये सब चीजें ली है, उनको है आज कॉन्फिडेंस कि हमारे पास है लीगल एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लाइंट पेमेंट डिले करके तो दिखाए, क्लाइंट फ्रॉड करके तो दिखाए, हमारे साथ स्कैम होके तो दिखाए। ठीक है, तो साइट में भी गड़बड़ होके तो दिखाए। तो ये सब चीजें जब हमारे पास होती है तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और क्लाइंट जो है उनका ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें एक नेचर में भी इफेक्ट बहुत अच्छा डालती है। तो ये सब चीजें तुम्हारे पास होना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जैसे फीडबैक शेयर होते हैं ना मेरे से बाकी डिजाइनर्स जो करते हैं कि हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और ये चीजें हमारे साथ हुई थी, अब होना बंद हो गया, फलाना ढिमकाना, तो लिटरली मुझे दिल से खुशी मिलती है कि यार काम आ रही है लोगों। जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिटेल्ड हैं, एडिटेबल है, वन टाइम पेमेंट है, लाइफ टाइम एक्सेस है, मेरी कंसल्टेशन फ्री है, एंड ऑफर बहुत ज्यादा निकलते हैं, डिस्काउंट बहुत ज्यादा हैं, अभी चल रहे हैं उन पे, और फॉर्मूलाज भी हैं, जो भी BOQ है या विनिंग कोटेशन है। ठीक है, जो भी फॉर्मेट से जो भी बहुत ज्यादा लोग लिए हैं, बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं उनके। तो ये सब जो चीजें वो मैं निकालती रहती हूँ। सबसे पहले तो मैंने लीगल एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट से निकाला था, और वो डिजाइनर्स ने जब यूज किया है, और बहुत महीनों बाद में अगर मेरे पास मैसेज आया है कि हम वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, मतलब फीडबैक भी मेरे को ऐसे आए हैं कि यार उनका जो भी मिस्टेक था, जो भी हेजल हो रहा था, वो अगर स्टॉप हो गया है, तो ये बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, तो फीडबैक मेरी हाईलाइट पे भी है, हर चीज है। किसी को भी चाहिए तो कमेंट कर देना बंडल, और ऑफर जो भी है, जो भी डिस्काउंटेड है, जो भी परचेसिंग डिटेल्स है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, एंड अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्केलिंग एंड स्पेशलाइजेशन। तो अब देखो, तुमने 5 से 10 प्रोजेक्ट्स कर लिए, जैसे जैसे स्टेप्स मैंने बताए वैसे वैसे हो गए। तो अब तुम्हें ना अपना नीश डिसाइड करना है। लाइक अगर तुम सिर्फ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हो तो सिर्फ वही करो, तुम कमर्शियल स्पेशलिस्ट हो वही करो, तुम मॉड्यूलर किचन डिजाइन स्पेशलिस्ट हो वही करो, तुम लग्जरी एकदम लग्जरी बेडरूम डिजाइन कर सकते हो तो तुम वही करो, तुम bespoke फर्नीचर डिजाइनर हो वही करो, तुम 3D मॉडलिंग एकदम बढ़िया तरीके से रेंडर करते हो, मॉडलिंग करते हो, एक्सटीरियर इंटीरियर या कैफेज होटल्स का काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो तुम सिर्फ वही एक नीश डिसाइड करो। क्योंकि देखो, जब एक
नीश फिक्स हो जाती है ना अपनी, तो क्लाइंट्स इजीली हमको फाइंड करते हैं। क्लाइंट को मॉड्यूलर किचन का काम कराना है तो भाई कांटेक्ट करो फलाना डिजाइनर को। क्लाइंट को लग्जरी अपना घर बनवाना है, होटल हो, कैफे हो, कुछ भी हो, तो उस डिजाइनर को कांटेक्ट करो। इस तरीके से जब तुम अपना नीश बना लेते हो ना, एक बार जब तुमने एक्सपीरियंस ले लिया होता है हर चीज का, तो इजीली वो फाइंड करते हैं। और ये एक अच्छी चीज भी है तुम लोग के लिए कि कंफ्यूजन नहीं रहता क्लाइंट को। करो, सब काम करो, हर चीज करो उसके साथ साथ, लेकिन स्टिल एक नीश बनानी है। तुम्हें सब कुछ आता है, लेकिन तुम्हें एक चीज सबसे ज्यादा आती है। मुझे सब कुछ पूरा का पूरा A to Z इंटीरियर आता है, लेकिन ये एक मॉड्यूलर किचन है जो कि मेरे को हर तरीके से आती है। तुम कुछ भी करवा लो मेरे से इसमें, तो वो चीज में तुम स्पेशलिस्ट हो ना, तो वो नीश तुम रख सकते हो। उसके बाद फिर और सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो बता दो, फिर रेफरल्स मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो पार्ट 2 यहीं पर ही खत्म होता है। तो आई होप आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से समझ आया। जहां पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो वो तुम कमेंट में लिखोगे। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मेरी बहुत अच्छी आदत है। ज्यादातर मैं कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, जो मुझे लगता है कि रिप्लाई मुझे करना चाहिए। कमेंट कर देना कि पार्ट 1 में मुझे ये डाउट है, पार्ट 2 में मुझे ये डाउट है, मैं बिल्कुल डाउट क्लियर करूंगी। या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर देना, वहां पर भी तुम मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी बैठे रहो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है। तो यार पैर सो गया है मेरा। अब मैं ऐसे करके तो वीडियो बना नहीं सकती, अच्छा नहीं लगेगा। कर ले तो चलो, थोड़े से ही बची है। तो देखो, अब कॉमन डाउट्स जो सबके दिमाग में आते हैं कि सबसे पहला तो डाउट यही होगा इस वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 तक देखने के बाद कि मीनल मैम ने डिजाइनर बनने के लिए, डिजाइन कॉलेज और डिजाइन डिग्री के लिए ही मना कर दिया। चार्जर गिर गया यार मेरा, कुछ ना कुछ होना ही है, दोबारा करते हैं। तो अब इस वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में जो कॉमन डाउट्स आएंगे वो मीनल मैम क्लियर करके ही उठेगी। अब भले उनका कितना भी पैर सोए, सही में पैर सो गया है मेरा। तो देखो, पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 देख लिया, सुन लिया, अच्छे से नोट्स बना लिए। तो अब सबसे पहला तो डाउट तुम्हारा मैं खुद ही बता दूं, सबसे पहला तो डाउट यही आएगा कि डिग्री नहीं है तो क्लाइंट ट्रस्ट कैसे करेगा। मीनल मैम बताएगी तुम्हें क्लाइंट ट्रस्ट कैसे करेगा। तो सुनो, अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे तुमने किया है, और पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखे हो अच्छे से, तो देखो कॉन्फिडेंस एकदम बढ़िया तगड़ी तरीके से तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। और जो क्लाइंट है वो भी तुम पे ट्रस्ट करेगा। देखो भाई, क्लाइंट्स को ना रिजल्ट चाहिए, तो तुम डिग्री नहीं, अपने डिजाइन से उनको इम्प्रेस करो। अपना जो भी नॉलेज है, अपना जो भी डिजाइन है, तुम उनसे उनको इम्प्रेस करो, ठीक है। कितना टाइम लगेगा सीखने में? देखो 6 मंथ्स जो मैंने बताए थे पहले, तुम उनमें बेसिक और स्मॉल प्रोजेक्ट्स बिल्कुल कर सकते हो। 1 साल में प्रॉपर फ्रीलांस तुम स्टार्ट कर सकते हो अगर 2-3 घंटे कंसिस्टेंटली तुमने प्रैक्टिस करी तो। अब है कि टूल्स और इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। एक लैपटॉप, कंप्यूटर, मेजरिंग टेप, बेसिक स्टेशनरी और थोड़ा सॉफ्टवेयर नॉलेज। स्टार्ट मिनिमल। फ्री वर्जन्स ऑफ स्केचअप, कैनवा, पिंटरेस्ट इनफ है, इनफ। अब अगर तुम्हें आर्टिस्टिक ड्राइंग नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। कैड और डिजिटल टूल्स की वजह से ड्राइंग करना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। बस डिजाइन क्या करना है, सोच क्या रखनी है, क्या थीम, क्या कॉन्सेप्ट, हर चीज वो तुम्हें आनी चाहिए, बाकी सब इजी हो जाता है, ठीक है। और बाकी ट्यूटोरियल्स तो है ही सीखने के लिए भर भर के, वहां से तुम सीख सकते हो। एज मैटर करती है क्या? ना बाबा, एज इज जस्ट अ नंबर। वो रिलेशनशिप का तुम ले लो या फिर तुम किसी भी फील्ड का ले लो, एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। तो यस, तुम 35 साल के हो कि 50 साल के हो कि तुम 18 साल के हो, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तुम कोई भी फील्ड के हो, कितनी भी एज के हो ना, तुम आ सकते हो इंटीरियर डिजाइनिंग में। लेकिन जुनून, जिद और एक जो क्रिएटिव कीड़ा है वो होना चाहिए। मतलब पैसे के लालच करके मत आना यहाँ पे इस फील्ड में, ठीक है। पैसा है, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे तुम काम करते हो ना, और ये जो तुम्हें इतना ग्लैमरस नजर आ रहा है इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट देख के इंटीरियर डिजाइन, तो वो सोच के बिल्कुल भी मत आना, ठीक है। वो ग्लैमरस तब है जब पहली बात तो आपका खुद का ऑफिस है, और ऊपर से इंस्टाग्राम पे और ऑनलाइन पे तो BTS कम ही होता है। जो बात का चीज हो जाता है एग्जीक्यूशन वाला, वो चीज दिखाई जाती है। जो पीछे जो चलता है वो चीज मैंने तुम्हें बताई है, तो वो चीज तुम्हें फेस करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा खुद का काम जो है वो इतना ग्लैमरस तुम दिखा पाओगे, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है तुम्हें। और वैसे भी यार, डिजाइनिंग जो है ना वो पैशन बेस्ड फील्ड है, डिग्री बेस्ड नहीं है। तो भूल जाओ कि तुम्हें डिजाइन डिग्री की, डिजाइन कॉलेज की या फिर फलाना ढिमकाना चीजों की जरूरत है। नो, जो मैंने बताया बस वही कर लेना, ठीक है। टाइम लेना, अच्छा खासा पेशेंस रखना, गुस्से पे कंट्रोल रखना और कॉन्फिडेंस रखना, और यस, इतनी सारी तो चीजें बता दी मैंने।
कर लोगे तुम लोग। अब देखो, अब मीनल मैम आई है वीडियो बनाने, तो मोटिवेशन तो बनता है भाई, जाते जाते शुरू में भी देगी, लास्ट में भी देगी, बीच में भी देती रहेगी, तो लास्ट में लेकिन तगड़ा देगी। तो अब सुनो मेरी बात, जो इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड है वो इतनी ज्यादा खूबसूरत फील्ड है कि मैं क्या बताऊं, मैं नहीं बता सकती इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन है बहुत ज्यादा खूबसूरत फील्ड, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग ने मुझे चुना है, मैंने नहीं चुना था इंटीरियर डिजाइनिंग को कभी, ठीक है, मैं तो कुछ और चाहती थी जीवन से, बट अब इसमें आ गई तो ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत फील्ड है। तो अब सुनो कि पता है, इस फील्ड को तुमने अगर एक बार कर ली, चूज कर ली और अच्छे से काम कर लिया ना, तो तुम कोई भी स्पेस को जब ट्रांसफॉर्म करोगे, तुम रूम को करोगे, होटल्स को करोगे, कैफे को करोगे, तो तुम लाइफ बेटर बना रहे हो, पता है, तुम अर्गोनॉमिकली डिजाइन करोगे, लाइफ बेटर बन रही है। तुम अगर कलर के जो मोड्स होते हैं, जो अलग अलग मीनिंग होता है हर कलर का, वो हर कलर का मीनिंग अलग अलग तुम लगा रहे हो जगह पे, तुम लाइफ बेटर बना रहे हो, हेल्थ बेटर कर रहे हो, लाइफ बेटर कर रहे हो। तो इस फील्ड को सीरियसली लो, क्रिएटिव फील्ड है, प्रेशर में नहीं चलती है फील्ड, बिल्कुल भी प्रेशर होता है तो कुछ नहीं होता काम, क्रिएटिव लोग हैं भाई, उनसे प्रेशर नहीं चला जाएगा, प्रेशर झेलेंगे तो काम नहीं होगा। देखो, सबसे मेन चीज मैं आपको बताती हूँ कि मान लो आप 3D डिजाइनर हो, अगर क्लाइंट ने आपको ये बोला है, मतलब ये चीज मैं करती हूँ तो ये चीज आप जरूर अपनाना, अगर क्लाइंट ने ये बोला है कि हमें आप ये रूम डिजाइन करके दो और उन्होंने आपसे टाइम मांगा है, ठीक है, या फिर आपने आगे होकर टाइम दिया है, जब भी क्लाइंट को आगे होकर टाइम दोगे तो तुम्हारे को पता है कि तुम्हारा स्पीड स्लो है या तुम्हारा स्पीड फास्ट है, तुम्हारी रेंडरिंग जो सिस्टम है, जो जहां पे तुम काम करते हो लैपटॉप या पीसी, वो कितना टाइम लेता है रेंडर करने में, तुमने क्या क्या चीज उसमें डाली, कितना बड़ा है छोटा मॉडल है, चीज तुम्हें पता है, कितना मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा, चीज तुम्हें पता है। तो जब भी तुम क्लाइंट को टाइम दोगे तो एक्सटेंड करके दोगे। समझ में आई बात मेरी? नहीं आई? फिर से सुनो, क्लाइंट अगर बोलता है तुमसे कि मुझे ये 3 दिन में मॉडल चाहिए, या तुम मुझसे बोलते हो कि आपको ये मिल जाएगा 3 दिन में, तो नहीं, 3 दिन नहीं बोल रहा है उनको। क्लाइंट अगर बोल रहा है 3 दिन में, नहीं, उनको बोलना है कि मैं आपको 7 दिन में दूंगा या 5 दिन में, मतलब 2-3 दिन उनको एक्सटेंड करके बताओगे तुम, क्योंकि तुम्हें नहीं पता बाद में क्या होना है। हो सकता है तुम मॉडलिंग कर रहे हो, सेव नहीं किया, लाइट चल गई, गया, हो गया तबाह, तुम्हें कुछ नहीं पता बात का, इसलिए तुम हमेशा 2-3 दिन एक्सटेंड करके उनको हर चीज बताओगे। लाइक ये मैं ही करती हूँ बहुत टाइम से, और तुम्हें भी करना चाहिए, जिससे भी मेरी फोन पे बात होती है कंसल्टेशन में, तो उन लोग को भी ये बोलती हूँ एक्सटेंड करके बताओ, ताकि अगर तुम उनको, मान लो ने 3 दिन बोला है, 5 दिन में कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ ऐसा बुरा, और तुमने तीसरा दिन ही उनको दे दिया ना, तो एक अलग ही इंप्रेशन जमेगा, एक अलग ही ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो हमेशा जब भी क्लाइंट को तुम कोई भी काम दो, साइट मतलब कोई भी काम उनसे लो, साइट हो या 3D हो, कुछ भी हो, एक्सटेंड करके ही उनको बोलना है उनको, ठीक है। तो ये एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा काम आती है, और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। और अगर मान लो कोई चीज ऐसा भी हो जाता है अनहोनी, कभी मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि प्रोजेक्ट सेव नहीं किया था और लाइट चल गई थी जब वो कनेक्टेड नहीं था, लाइक इन्वर्टर से, इन सबसे, तो मैं सेव नहीं हुआ था काम, तो गया क्लाइंट के सामने, तो गई मेरी जितनी भी थी ट्रस्ट वगैरह सब कुछ। तो इसलिए अब मैं क्या करती हूँ ना कि 3-4 दिन एक्सटेंड करके ही उनको बताती हूँ, और उनको भी पता है कि मेरे पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, इसलिए मुझे काम मिला है, मेरे जो भी डिजाइनिंग वाली चीज है वो भी अच्छी है, ये सब चीजें उनको पता है, तभी उनने मुझे दिया है कि हाँ ठीक है तुम ले लो टाइम। और ये सब चीजें नहीं भी है तो भी तुम उनको बताओ कि सर हर चीज में टाइम लगता है, लाइक हमारी टीम है और हम काम करते हैं, सब प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपका भी हम टाइम पे दे देंगे, डोंट वरी, आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपका मिल जाएगा। 7 दिन के अंदर अंदर बोल दो, ताकि 7 दिन भी हो गया वो, और अंदर अंदर भी उनके पहले भी उनको मिल सकता है। तो इस तरीके से तुम उनको बोल सकते हो, लाइक ये जो चीज है ना, ये करो तुम लोग, फायदा रहेगा, करके देखो, फिर मुझे बताओ कैसा लगा। देखो, इस फील्ड में सबसे ज्यादा जरूरी कोई डिग्री नहीं है, डिजाइन और उसके प्रति डेडिकेशन है, ठीक है। अगर तुम कंसिस्टेंट हो, सीखने के लिए रेडी हो और अपना काम ऑनेस्टली करते हो, तो ट्रस्ट करो यार, क्लाइंट खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे, ठीक है। और कहते हैं, कोट है बहुत अच्छा सा, कि अगर गॉड ने तुम्हें बिजनेस का आइडिया दिया है तो वो क्लाइंट्स भी खुद लाके देंगे। लेकिन वो खुद लाके देंगे इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खोल के बैठ जाओ, नहीं, तुम्हें काम करते रहना है, ठीक है, चलते रहना है। बाकी फल की चिंता नहीं करनी, कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें फॉलो करनी है, हर चीज में करनी है, सिर्फ डिजाइनिंग फील्ड में नहीं, तुम्हारे कुछ भी काम कर रहे हो तुम, ठीक है, ये फॉलो करना। अब देखो भाई, स्टार्ट स्मॉल, सीखते जाओ, फिर आएगा एक दिन मेरी जान, जिस दिन तुम्हारा नेम भी उन सक्सेसफुल डिजाइनर्स की लिस्ट में होगा जिन्होंने डिग्री नहीं ली, जिनके पास डिग्री ही नहीं थी, डिजाइन स्कूल ही नहीं गए थे, भले उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन बस जो था ना उनके पास, वो था पैशन, ठीक है मेरी जान। तो बस काम करते जाओ, सीखते जाओ, और फल की चिंता मत करो,
पेशेंस रखना, गुस्से पे कंट्रोल रखना, कॉन्फिडेंस रखना और अपना जो माइंडसेट है वो क्लियर रखना और फोकस रहना। मोटिवेशन आती जाती रहती है, डिसिप्लिन रखना, जिद रखना, जुनून रखना एकदम, और देखना बहुत आगे जाओगे, कर जाओगे तुम लोग। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखना। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। अपने नोट्स आपने बना लिए होंगे, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। एंड यस, जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट वो कमेंट कर देना। और अगर तुमने इस वीडियो का आखिरी तक देखा है ना, एक बार राधे राधे लिख के जाना यार, ठीक है? राधे राधे, बाय।